हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का महाराणा प्रताप एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और हमने कल पढ़ा था सरफेस केमिस्ट्री। और सरफेस केमिस्ट्री मींस पृष्ठीय रसायन के बारे में हमने बात की थी। हमने नया चैप्टर शुरू किया था। उसका हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था जो था अधिशोषण एडसॉर्प्शन। और अधिशोषण में हमने कुछ उसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स देखी थी। अधिशोषण से क्या क्या प्रकार होते हैं उनके बारे में बात की थी। और फैक्टर अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन मींस अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ा था। तो सो गाइस, नेक्स्ट आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं उसी सरफेस केमिस्ट्री का एक छोटा सा पार्ट है कोलाइड। कोलाइड जो है कह सकते हैं हम शुरू करेंगे आज। क्या कोलाइड? कोलाइड क्या होता है? सबसे बड़ी चीज कोलाइड। देखिए, एक सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट है। जो भी स्टूडेंट्स जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट या जेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके फिजिकल केमिस्ट्री में एक ये पार्ट आता है कोलाइड का। सिर्फ कोलाइड यूनिट है, पूरी सरफेस केमिस्ट्री नहीं आ रही है जेट एग्जाम के अंदर। लेकिन अगर आप सीयूईटी के अंदर बात करें तो उसके अंदर पूरा चैप्टर आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं कोलाइड। चले अब इस कोलाइड को इसके वर्ड से ही बात कर लेते हैं। कोलाइड वर्ड जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है कोला और दूसरा है इडोस। क्या है? इडोस। कोला का मीन्स होता है गोंद। क्या होता है? गोंद। और इडोस का अर्थ होता है समा। मीन्स इन इंग्लिश वी कैन टेल दिस कोलाइड मीन्स गम लाइक स्ट्रक्चर। क्या कह सकते हैं हम इसे? गम लाइक स्ट्रक्चर। गोंद के समान संरचना को क्या कहा जा सकता है? कोलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलाइड। अच्छा, सबसे पहले इस कोलाइड के बारे में बात किसने की? सबसे पहले इस कोलाइड के बारे में जो बात की थी वो की थी थॉमस ग्राहम ने। किसने की थी? थॉमस ग्राहम ने। और ये थॉमस ग्राहम हमारे थे किसमें? 1861 के अंदर। किसमें? थॉमस ग्राहम किसके अंदर? कौन सी शताब्दी चल रही थी? तो थॉमस ग्राहम की शताब्दी चल रही थी भाई साहब 1861 सन के अंदर। इन्होंने बात की थी कोलाइड के अंदर। ये फर्स्ट क्या है? कोलाइड रसायन विज्ञान के जनक भी कहलाते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, कोलाइड रसायन विज्ञान का जनक कौन है? आंसर क्या होगा? थॉमस ग्राहम। ठीक है, क्या है? थॉमस ग्राहम। थॉमस ग्राहम। थॉमस ग्राहम को हम क्या कहते हैं? कोलाइडी विज्ञान के जनक। कोलाइडी विज्ञान के जनक, फादर ऑफ कोलाइडल साइंस, है ना। अब ये जो थॉमस ग्राहम साहब थे हमारे, ये पार्टिकुलर कोलाइड के बारे में नहीं स्टडी कर रहे थे। ये किसके बारे में स्टडी कर रहे थे? ये स्टडी कर रहे थे सॉल्यूशंस की, विलियन के बारे में ये अध्ययन कर रहे थे। और जब इन्होंने विलियन के बारे में अध्ययन किया, अब देखो विलियन, विलियन को हम कहते हैं सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो विलियन से अभी तक पूरी तरीके से कह सकते हैं उन्हें पता नहीं है विलियन क्या है। विलियन जो है वो दो चीजों से मिलके बना है। किससे मिलके बना है? विलियन मिलके बना है विलेय प्लस विलायक से। किससे मिलके बना है? विलेय प्लस विलायक से मिलके बना है। विलेय को हम कहते हैं सॉल्यूट, विलायक को हम कहते हैं सॉल्वेंट। अच्छा, विलेय और विलायक में क्या डिफरेंस है? विलय जो होता है ये कम मात्रा में उपस्थित होता है। किसमें उपस्थित होता है भाई साहब? ये कम मात्रा में उपस्थित होता है। विलेय कम मात्रा में उपस्थित होता है। या फिर आप इसे ये नहीं कहे तो आप कह सकते हैं जो घुलता है। जो घुलता है मीन्स ये, जैसे मैं आपको कहूं कि मैंने एक ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, पानी का ग्लास ले लिया, उसके अंदर मैंने 1 चम्मच नमक डाला। मीन्स कम मात्रा में पानी था या नमक था? नमक कम मात्रा में था। और नमक को जैसे ही पानी में डाला वो तुरंत क्या हो गया? घुल गया। मीन्स जो कम मात्रा में होता है और जो घुलता है उसे हम क्या कहते हैं? विलेय सॉल्यूट कहते हैं। लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है और डिसॉल्व होता है किसी भी मीडियम के अंदर, इज कॉल्ड सॉल्यूट। देन हम बात करें सॉल्वेंट की, विलायक।
जो अधिक मात्रा में उपस्थित हो, जो अधिक मात्रा में उपस्थित हो, जो अधिक मात्रा में उपस्थित हो, या फिर आप कह सकें जो घोलने का कार्य करे, जो घोलने का कार्य करे, उसे आप क्या कहेंगे? विलायक। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, एक ग्लास में मैंने पानी भरा, उसमें मैंने 1 चम्मच नमक डाला, ज्यादा मात्रा में क्या था? नमक, सॉरी क्या था? पानी, और कम मात्रा में क्या था? नमक। तो जो ज्यादा मात्रा में हमारा पानी था वो अधिक मात्रा में है, प्लस पानी नमक को क्या करता है? घोलने का कार्य करता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? विलायक, सॉल्वेंट कहते हैं। और जब हमने इस विलेय में, विलेय को मिलाया किसमें? विलायक में, है ना। इस ग्लास को लेकर इसमें पानी भरा, ये मेरा क्या हुआ? विलायक। क्या हुआ? विलायक। इसमें मैंने नमक के पार्टिकल्स डाल दिए, तो ये डाल दिया मैंने विलेय, और जब मैंने इसको घोल दिया तब मेरा तैयार हुआ सॉल्यूशन। क्या तैयार हुआ? सॉल्यूशन तैयार हुआ, और मैं इसे क्या कहूंगी? विलयन, नमक का पानी। क्या कहूंगी? नमक का पानी। तो ये आपका था विलियन। तो ये जो हमारे थॉमस ग्राहम साहब थे, ये किसका स्टडी कर रहे थे? ये स्टडी कर रहे थे हमारे विलियन की। तो अब आप ये तो समझ चुके हैं कि विलियन क्या है ना। अब हम बात करें कि ये स्टडी किस चीज की कर रहे थे? विलियन को क्लासिफाई कर रहे थे, वर्गीकृत कर रहे थे। और जब इन्होंने वर्गीकरण करना शुरू किया तो इन्होंने सबसे पहले जो विलियन का वर्गीकरण किया वो किया था निस्यंदता के आधार पर, अर्थात कि छानने के आधार पर, बेस्ड ऑन फिल्ट्रेशन। देखिए थॉमस ग्राहम ने क्या किया, तो थॉमस ग्राहम ने विलियन को बांटा। तो थॉमस ग्राहम द्वारा सर्वप्रथम, थॉमस ग्राहम द्वारा सर्वप्रथम विलियन का वर्गीकरण, सर्वप्रथम विलियन का वर्गीकरण, थॉमस ग्राहम द्वारा सर्वप्रथम विलियन का वर्गीकरण किस आधार पर? निस्यंदता के आधार पर, बेस्ड ऑन फिल्ट्रेशन। और उन्होंने निस्यंदता के आधार पर विलियन को 2 भागों में कैटेगराइज किया। सबसे पहला उन्होंने बोला क्रिस्टलॉइड। क्या बोला? क्रिस्टलॉइड। कुछ जगहों पर या कुछ किताबों में इस क्रिस्टलॉइड को क्रिस्टलाभ भी लिखा गया है। देन आप ये दोनों टर्म्स ध्यान रखें। इन इंग्लिश वी कैन से इट कोलाइड, सॉरी क्रिस्टलॉइड। ठीक है। नेक्स्ट जो इन्होंने बांटा वो बांटा था, नेक्स्ट भाग इन्होंने किया वो था हमारा कोलाइड। अच्छा, वर्गीकरण निस्यंदता के आधार पर कैसे किया? इन्होंने क्या किया, जो फिल्टर पेपर लिया, क्या किया, जो फिल्टर पेपर लिया, ये फिल्टर पेपर हमारा क्या था? ये फिल्टर पेपर हमारा था जांतव झिल्ली। क्या थी? जांतव झिल्ली, या फिर आप इसे कह सकते हैं, या फिर आप ले सकते हैं पर्चमेंट शीट, है ना। और जांतव झिल्ली और पर्चमेंट शीट को इन्होंने छानने का आधार बनाया। मीन्स ये हमारी छन्नी थी और इन्होंने क्या किया? छानना शुरू किया। ओके। तो इन्होंने क्या पाया? क्या पाया? इन्होंने पाया कि जो विलियन इस जांतव झिल्ली से आसानी से छन जाते हैं उन्हें हम कहते हैं क्रिस्टलाभ, या फिर हम कह सकते हैं क्रिस्टलॉइड। और जो आसानी से नहीं छनते, मीन्स धीरे धीरे छनते हैं, उन्हें कहा गया कोलाइड। ठीक है। अब थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा कि यार ये क्या है? तो आप एक काम करें, एक अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं, समझने के लिए, जस्ट फॉर हम समझना चाहते हैं। ये मैंने 2 बाल्टी ली और दोनों बाल्टी पे मैंने ये मान लो कि पानी छानने की छन्नी ले ली। क्या ले ली? पानी छानने की छन्नी अपने घरों में अवेलेबल है। ठीक है, समझने के लिए बोल रहे हो। अच्छा, इन्होंने एक छन्नी से तो छाना क्या? दूध। क्या छाना? दूध। और जैसे ही दूध छाना, दूध तुरंत 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 झिल्ली से विसरित हो गया, मीन्स नीचे आ गया, मीन्स फिल्टर्ड हो गया। देन इन्होंने दूसरी छन्नी में लिया, क्या लिया? जैसे इन्होंने ले लिया
शहद ले लिया। अब शहद तो होता है भाई गाढ़ा, होता है कि नहीं होता है, थोड़ा सा गाढ़ा होता है। तो शहद जो है इस झिल्ली से धीरे धीरे छनता है, या फिर अपन कह सकते हैं पूरी तरीके से नहीं छनता है। देन इसको उन्होंने क्या बोला, कोलाइड। क्या बोला, कोलाइड बोला। और जो आसानी से छन जाए इन्हें क्या बोला गया, क्रिस्टलोइड बोला गया। ठीक है, ये सिर्फ मैं किस आधार पे बता रही हूँ, हमारे समझने के आधार पे। ठीक है, इन्होंने कौन सा फिल्टर पेपर लिया था ये इंपॉर्टेंट है, जानता झिल्ली, एनिमल मेम्ब्रेन और पर्चमेंट शीट। पर्चमेंट शीट ली थी। चले नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। ठीक है, ये जस्ट फॉर आपके समझने के लिए है। अब देखिए इनकी मैं डेफिनेशन लिख रही हूँ, व्हाट इज क्रिस्टलॉइड और व्हाट इज कोलाइड। क्रिस्टलॉइड, या फिर आप कहें इसे क्या नाम दिया था, मैंने अभी आपको बताया था क्रिस्टलाब। क्या बोला था, क्रिस्टलाब। तो अपन कहते हैं कि जो पदार्थ या जो विलयन झांतव झिल्ली द्वारा, झांतव झिल्ली द्वारा आसानी से, आसानी से, आसानी से विसरित हो जाए, विसरित होना मतलब छन जाना, विसरित हो जाए, क्रिस्टलॉइड कहलाते हैं। क्रिस्टलॉइड कहलाते हैं। और उन्होंने दूसरा बोला कोलाइड के लिए कि वे पदार्थ, क्या कह रही हूं मैं, वे पदार्थ, वे पदार्थ जो जानतव झिल्ली द्वारा, जानतव झिल्ली द्वारा आसानी से विसरित, आसानी से विसरित नहीं होते, आसानी से विसरित नहीं होते, अथवा कम विसरित होते हैं, या फिर आप वर्ड यूज करें धीरे धीरे, अथवा धीरे धीरे विसरित होते हैं, धीरे धीरे विसरित होते हैं, उन्हें कोलाइड कहा गया। उन्हें क्या कहा गया भैया, उन्हें कोलाइड कहा गया। ये था हमारा क्या, क्रिस्टलॉइड और कोलाइड। लेकिन क्या हुआ, कुछ टाइम बाद खुद थॉमस ग्राहम को लगा कि मैंने जो वर्गीकरण किया है वो गलत है। अब नॉर्मल केस में क्या होता है कि जैसे अगर मैंने कोई डिस्कवरी की है तो कोई अदर होगा वो कहेगा कि तुमने गलत किया, बट थॉमस ग्राहम ने खुद ही अपने वर्गीकरण को क्या किया, खुद ही अपने वर्गीकरण को नेग्लेक्ट किया और पुनः उसका वर्गीकरण किया। उसका कारण ये था कि जैसे कुछ पदार्थ जो होते हैं वो जैसे किसी एक मीडियम के अंदर या किसी एक सॉल्वेंट के अंदर तो क्रिस्टलॉइड की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन अगर उसी विलायक को हम चेंज कर दें तो वो कोलाइड की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल NaCl जो था, NaCl अगर वाटर के अंदर सोल्यूशन बना रहा है या विलियन बना रहा है देन वो क्रिस्टलॉइड की तरह बिहेव करेगा, और अगर आप उसे बेंजीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे देन वो बताएगा कैसे, कोलाइड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने अपने ही वर्गीकरण को क्या किया, वापस से किया। देन तो आप ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे, आप लिखिएगा कि थॉमस ग्राहम द्वारा, थॉमस ग्राहम द्वारा बाद में विलियन को, बाद में विलियन को पुनः वर्गीकृत किया गया, पुनः वर्गीकृत किया गया। और इन्होंने इस बार जो विलियन को बांटा वो 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा। पहला क्रिस्टलॉइड, दूसरा कोलाइड, तीसरा निस्यंद, सस्पेंशन, निलंबन, सस्पेंशन निलंबन, 3 भागों में उन्होंने उसको बांटा। सबसे पहले अपन यहाँ पे इसके बोर्ड के कर देते हैं 4 टुकड़े। कितने कर लेते हैं, 4 टुकड़े कर लेते हैं, जिससे अपन को क्या है, अपन इसको आराम से डिफरेंस के अकॉर्डिंग पढ़ पाएंगे। 1 2
और 4, और यहाँ पे हम इनकी हेडिंग के लिए बना देते हैं लाइंस। ये लो तैयार हमारा काम। ठीक है, देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। सबसे पहले इधर तो हम बात करते हैं गुणधर्म की, और सबसे पहले इन्होंने इधर लिखा वास्तविक विलयन। क्या लिखा? वास्तविक विलयन में बांटा। दूसरा उन्होंने कोलाइड, जो उसका नॉर्मल था पहले ही कोलाइड, और तीसरा था जिसे हम सस्पेंशन या निलंबन। ठीक है, एक यहाँ पे मैं और लाइन बना रही हूँ, उसके पीछे का रीजन है थोड़ा सा कि कुछ वर्ड और भी हैं। वास्तविक विलयन को हम 2 और नामों से जानते हैं। इससे एक बार एक एग्जाम था, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, जिसमें इस वास्तविक विलयन को सत्य विलयन के नाम से पुकारा था। और सत्य विलयन इसलिए कहा क्योंकि इंग्लिश में वास्तविक विलयन को क्या नाम से पुकारा जाता है? ट्रू सॉल्यूशन। तो एग्जामिनर ने उसको वास्तविक विलयन बोला ही नहीं, उसने क्या बोला? ट्रू बोला। उन्होंने क्या बोला? सत्य विलयन। तो सत्य विलयन भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और कोलाइड को तो हम कोलाइड ही कहते हैं, इसका तो कोई अलग है नहीं। और जो निलंबन है इसको हम कहते हैं सस्पेंशन। क्या कहते हैं? सस्पेंशन कहते हैं। तो सबसे पहले हम वर्गीकरण या गुणधर्म की बात करें तो हम सबसे पहले लेंगे कणों का आकार। क्या लेंगे? कणों का आकार। देखिए कणों के आकार की बात करें, मेन वर्गीकरण जो था ये कणों के आकार पर ही डिसाइडेड था कि कणों का आकार कितना होता है। देन जो वास्तविक विलयन के जो कण होते हैं इनका जो पार्टिकल साइज मींस कणों का जो आकार था तो 1 नैनोमीटर से क्या था? कम। 1 नैनोमीटर से क्या था? कम था। तो इन्होंने लिखा 1 नैनोमीटर से कम। पेंसिल 1 मिनट। 1 नैनोमीटर से कम, लेस देन 1 नैनोमीटर। और अगर आप इसको सिम्बलाइज करना चाहें तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1 नैनोमीटर से कम। कोलाइड के पार्टिकल्स का जो साइज होता है ये होता है 1 नैनोमीटर से लगा के 1000 नैनोमीटर के बीच के अगर पार्टिकल का कोई साइज है किसी विलयन का, देन उसको किस में रखा जा सकता है? कोलाइड के अंदर रखा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करें निलंबन की। देन निलंबन होता है 1000 नैनोमीटर से अधिक अगर पार्टिकल का साइज है तो वह किस में चला जाएगा? ये चला जाएगा निलंबन के अंदर। देन कणों का आकार की हमारी बात हो गई। चले आगे देखिए, कणों के आकार के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं विजिबिलिटी की, दृश्यता। दिखाई दे रहा है या नहीं? क्या जो कण हमारे अभी हमने डिस्कस किया वो दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? तो चले दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है ये भी पता कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं कणों का आकार के बाद हम बात करें दृश्यता की, इंग्लिश में कहेंगे विजिबिलिटी। दृश्यता की अगर आप बात करें तो इन्हें देखा नहीं जा सकता है थ्रू माइक्रोस्कोप और बाय नेक्ड आइज। तो देखा नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता। ठीक है, बाय माइक्रोस्कोप, बाय नेक्ड आइज, किसी से भी नहीं देखा जा सकता, सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता, और खुली आंखों से, नग्न आंखों से। नेक्ड आइज मीन्स अभी जो मेरी आंखें वो नेक्ड आइज है। अगर मैं चश्मा ले लूं तो वो एक लेंस के थ्रू मैं देख पाऊंगी, देन वो आपकी नेक्ड आइज नहीं होगी। ठीक है, तो इन्हें न तो माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है न आंखों से देखा जा सकता है। कोलाइड की अगर हम बात करें तो देन मैं शॉर्ट में ही लिख लेती हूँ कि आंखों से भी दिखाई तो नहीं देता, लेकिन अगर आप यूज करें अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, क्या यूज करें? अल्ट्रा माइक्रोस्कोप यूज करें, देन आप कोलाइड के पार्टिकल्स को देख सकते हैं। राइट मीन्स देख सकते हैं। ठीक है, सस्पेंशन जो है ये मान लो कि ये बड़े कण हैं, आप इन्हें आंखों से देख सकते हो। देन मीन्स मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि कोलाइड, दूध, क्या दूध, दूध भी एक टाइप का कोलाइड है, मिल्क आप जानते हैं।
अगर मैं इस कोलाइड को क्या करूं, आंखों से देखूं, तो क्या मुझे दूध के पार्टिकल्स नजर आएंगे? नहीं, मुझे तो वो लिक्विड स्टेट में दिख रहा है, मीन्स खुली आंखों से तो नहीं देख सकते। बट अगर हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का यूज करके दूध के पार्टिकल्स को देखें तो हमें दिखाई देंगे। सिमिलरली अगर हम सस्पेंशन की बात करें, मीन्स निलंबन की अगर हम बात करते हैं, जो निलंबन हमारा है, ये आप एग्जाम्पल ले लो, हाँ, पानी के अंदर मिट्टी, अगर आप पानी के अंदर मिट्टी डालेंगे तो आपको मिट्टी के पार्टिकल्स दिखाई देंगे? दिखाई देंगे। क्यों दिखाई देंगे? क्योंकि उनके पार्टिकल का साइज क्या है, बड़ा है, तो वो खुली आंखों से ही देखा जा सकता है। मुझे एक बात बताओ, अगर वो खुली आंखों से देखा जा सकता है तो हम देखेंगे क्या? नहीं ना। तो ये ध्यान रखना कि ये आंखों द्वारा देखा जा सकता है, आंखों द्वारा देखा जा सकता है। ये हो गई हमारी क्या, विजिबिलिटी। ये लो, विजिबिलिटी भी कंप्लीट। ठीक है, हम तीनों को एक साथ ही पढ़ रहे हैं ना। विजिबिलिटी के बाद अगर हम बात करें फिल्ट्रेशन की, फिल्ट्रेशन को हम कहते हैं, फिल्ट्रेशन को हम कहते हैं निस्यंदन, निस्यंदन, फिल्ट्रेशन, निस्यंदन, 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 निस्यंदन। निस्यंदन की अगर हम बात करें तो दो चीजें इसमें भी काउंट होती है, एक बाय नॉर्मल फिल्टर पेपर, एक आपकी जो आप कहते हैं, जो जानता हूँ झिल्ली या पर्चमेंट पेपर हम यूज। देन अगर हम कहें कि फिल्टर पत्र द्वारा ना, कहीं कहीं पे हो सकता है मुझे दिक्कत आ जाए, तो फिल्टर पत्र द्वारा ये छानते हैं, और झांतव झिल्ली, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं विशिष्ट फिल्टर पत्र, जानतक झिल्ली को हम लिख सकते हैं विशिष्ट फिल्टर पत्र, है ना, विशिष्ट फिल्टर पत्र द्वारा भी आसानी से छन जाते हैं। ठीक है, अगर आप बात करें किसकी, कोलाइड की, तो ये नॉर्मल फिल्टर पेपर से, तो नॉर्मल फिल्टर पेपर से तो क्या हो जाते हैं, छन जाते हैं, और विशिष्ट फिल्टर पत्र द्वारा भी क्या हो जाते हैं, छन जाते हैं। ठीक है, फिर हम बात करें किसकी, निलंबन की, तो ये नॉर्मल फिल्टर द्वारा भी नहीं छनते, नॉर्मल फिल्टर पत्र द्वारा भी नहीं छीनते हैं, तो कोई आप स्पेशल वाला लाओगे तो वो भी नहीं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम फिल्टर पत्र के बाद नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं कणों को सेटल डाउन, सेटल डाउन। देखिए, अगर हम सेटल डाउन की बात करें, मीन्स कणों पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, देन आप एक ऐसे लिख सकते हैं गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव, आप लिखे गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव, मीन्स कणों पर क्या गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ता है। अब गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव का मतलब क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव मतलब क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव मतलब हुआ कि जैसे कि मान लीजिए आपने एक बोतल ली, और बोतल के अंदर आपने एक में भरा नमक का पानी, जिसे हम वास्तविक विलीन की कैटेगरी में रख रहे हैं। नमक के पानी को आप क्या करो, रख दो, तो क्या आप थोड़े टाइम बाद ऐसा पाओगे, जस्ट फॉर 1 घंटा 2 घंटे बाद, क्या या 4 दिन बाद, कि नमक जो है वो नीचे आ गया? क्या आपको कभी देखने को मिलता है? नहीं। मतलब जो वास्तविक विलीन के कण होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं, और इनके गुरुत्वाकर्षण का इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और इस वजह से हम यहाँ पे कहते हैं, इसे हम लिखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आकर कण नीचे नहीं बैठते, कण नीचे नहीं बैठते। ठीक है, और ये, अब आपने क्या दूध के भी कण नीचे बैठते हुए देखा है? नहीं देखा, लेकिन अगर आप अपकेंद्रण विधि का यूज करें तो आप उनका कणों को नीचे बैठे हुए देख सकते हैं। देन आप ये कह सकते हैं अपकेंद्रण विधि द्वारा लगाने पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव दिखता है।
मीन्स कण जो है वो दिखते हैं, नीचे बैठ जाते, दिखता है, मीन्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर हम बात करें कि अगर कोई दूध है देन उसको हम एक ही अक्ष पर लगातार लगातार रोटेट कर रहे हैं, देन क्या होगा, जो भी छोटे छोटे कण होंगे वो जुड़ जुड़ के बड़े कणों में परिवर्तित करेंगे, और अगर बड़े कण हैं तो उन पे गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव लगेगा, और अगर लगेगा तो वो कहाँ बैठ जाएंगे, नीचे की ओर बैठ। इससे हम कहते हैं अपकेंद्रण विधि लगाने पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव दिखता है इन कोलाइड। ठीक है, और इसको ये तो इसको कोई विधि जरूरत नहीं है, कण नीचे बैठ जाते हैं थोड़ी देर बाद, क्यों, क्योंकि भारी होते हैं तो क्या हो जाता है, नीचे बैठ जाते हैं। तो ये हमारा हो गया गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव। नेक्स्ट अगर हम बात करना चाहें तो हम क्या बात करेंगे, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के होने के बाद देन हम नेक्स्ट बात करेंगे, इसकी बात करें, हाँ, टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट। क्या जानते हैं हम टिंडल इफेक्ट क्या होता है? आपने देखा होगा पुराने घर जो होते हैं उनकी छतों में से छोटे छोटे होल्स होते हैं, और जब उनसे सूर्य की रोशनी आती है तो उस मार्ग में आने वाले जितने भी डस्ट पार्टिकल्स या धूल के कण होते हैं वो चमकते हैं। क्या होता है? चमकता है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। मीन्स अगर हम शॉर्ट एंड स्वीट टिंडल प्रभाव को अगर 3 वर्ड्स में बोले तो हम कहेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है, मीन्स प्रकाश का सभी दिशाओं में फैलाव हो रहा है, इसे हम टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं। देन टिंडल प्रभाव जो है इसका किस पे प्रभाव नहीं पड़ता, सत्य विलयन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोलाइडल विलयन जो है वो टिंडल प्रभाव दर्शाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कहीं भूल मत जाना आप लोग। कोलाइडल विलयन टिंडल प्रभाव दर्शाता है, टिंडल प्रभाव दर्शाता है। मार्ग में आने वाले सभी कण यदि सूर्य के प्रकाश या फिर कोई भी रोशनी को पाकर प्रकीर्णित होते हैं, मीन्स उसी प्रकाश को सभी दिशाओं में फैल जाते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। ठीक है, चले आगे। अब बात करें अपन टिंडल प्रभाव किसकी, ये तो ये है, आपके ध्यान रखना, कभी हाँ कभी ना, भी हाँ कभी ना, ये खुद ही कंफ्यूज है कभी शो करता है और कभी नहीं करता। ठीक है, चले यहाँ के टिंडल इफेक्ट भी हो गया। देन अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, किस बात करें, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, किसकी बात करें, देखो 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 देखो, टिंडल इफेक्ट के बाद अब नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, याद आया था, हाँ, ब्राउनियन मोमेंट, ब्राउनियन मोमेंट, ब्राउनी गति क्या होती है, ब्राउनी गति समझते हो, जिगजैग मूवमेंट, कणों की अनियमित गति को हम कहते हैं, या कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति को क्या कहते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति जो ब्राउनी गति है कहाँ पर दिखती है, कौन से सोल्यूशन में दिखती है, देन आपको ध्यान रखना है कि जो कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति है ये सत्य विलयन या वास्तविक विलयन देन ट्रू सॉल्यूशन में देखी नहीं जाती। कोलाइडल सॉल्यूशन जो है ये ब्राउनी गति दर्शाता है, कोलाइड विलयन ब्राउनी गति दर्शाता है। क्वेश्चन पूछा गया है, और एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, क्या जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम के अंदर की ब्राउनी गति के खोजकर्ता कौन है, रॉबर्ट ब्राउन। कौन है, रॉबर्ट ब्राउन है, और ये भी ब्राउनी गति नहीं दर्शाता है। देन ये हमारे हो गए क्या, ये हमारा हो गया मेन डिफरेंस जिसकी हमने बात की, इसको हम टेबल को यहीं पर एंड कर देते, यहीं पे एंड कर देते हैं। देन हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार हम फटाफट रिवीजन मार लेते हैं, और रिवीजन मारने के बाद हम नेक्स्ट हमारे चलेंगे। देखिए, थॉमस ग्राम ने बाद में विलयन को वापस वर्गीकरण किया, वास्तविक विलयन, कोलाइड और निलंबन, सॉरी बार बार निस्यंदन। कणों का जो आकार है वो पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से लेस देन होता है, इसका 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच और 1000 नैनोमीटर से अधिक। दृश्यता की बात करें तो वास्तविक विलयन नहीं दर्शाता,
लेकिन कोलाइड में आंखों से तो नहीं देख सकते, बट माइक्रोस्कोप से देख सकते हो। निलंबन में आंखों से आप इसको क्या कर सकते हो, देख सकते हो। निस्यंदन की बात करें तो ये दोनों फिल्टर पेपर से छन जाता है। ये नॉर्मल फिल्टर पेपर से नहीं छनता है। एक मिनट, मिस्टेक हो गई। नॉर्मल फिल्टर पेपर से नहीं छनता, विशिष्ट फिल्टर पेपर से छनता है, और ये बिल्कुल भी किसी भी फिल्टर पेपर से नहीं छनता। देन नेक्स्ट हम बात करें, आगे चलो आगे चलो आगे चलो। हाँ, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव, इसमें कण नीचे नहीं बैठते, इसमें आप केंद्र लगाओगे तो बैठ जाएंगे, अदरवाइज नहीं बैठेंगे, और इसमें बैठ जाते हैं। पार्टिकल साइज बड़ा होने का। टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता, कभी हाँ कभी ना, ये दर्शाता है। ब्राउनी गति नहीं दर्शाता, नहीं दर्शाता, लेकिन ये दर्शाता। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज और है, और वो तो बहुत इंपॉर्टेंट थी, ऐसे कैसे रह गई, देखिए एक और रह गई, और ये हमारा है मिश्रण। इस टाइप का मिश्रण है ना। मिश्रण की अगर आप बात करें तो आपको ध्यान रखना है, वास्तविक विलयन एक समांगी मिश्रण है, कोलाइडल विलयन एक विषमांगी मिश्रण है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, वास्तविक विलयन आपका ट्रू सॉल्यूशन का एक होमोजीनियस मिक्सचर है, और कोलाइड आपका एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, और निलंबन भी आपका एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, मींस विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, तो मिश्रण आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। स्टार 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 ना, स्टार स्टार स्टार, ये इंपॉर्टेंट है। टिंडल इफेक्ट भी स्टार, कोलाइड ब्राउनी गति भी स्टार। ठीक है, ये आपका था क्या, विलयन का वर्गीकरण, जो किसने किया था, थॉमस ग्राहम ने। चले आगे, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, चले आगे और बढ़ते हैं, आगे आगे, आगे। 2 मिनट में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीन, करते हैं वापस। देखिए, ये आपका, और आपको रहती हूँ, चलिए देखिए, अब हमने कोलाइड पढ़ लिया कि कोलाइड क्या है। देन मैं अगर आपसे पूछूं कि कोलाइड क्या है, तो आप क्या बताएंगे, आप क्या बताएंगे कोलाइड क्या है, तो आप बताएंगे सबसे पहले कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। कणों का जो आकार है, कणों का आकार कितना होता है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। नॉर्मल फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं होता, बट विशिष्ट हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव ओनली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपकेंद्रण विधि द्वारा पड़ता है। टिंडल इफेक्ट दर्शाता है, ब्राउनी गति भी दर्शाता है। क्लियर है ये बात, हो गया कोलाइड। देन अब हम पढ़ेंगे कोलाइड के प्रकार। सारे तो आज नहीं हो पाएंगे, पर फिर भी अपन कोशिश करते हैं थोड़े बहुत हम कर लें। कोलाइड का प्रकार पढ़ने से पहले एक बार हम एक और पढ़ लेते, उसे कहेंगे कोलाइड की अवस्थाएं। ऑफ कोलाइड, कोलाइड की अवस्था। कोलाइड की 2 अवस्था होती है। कितनी अवस्था होती है, 2 अवस्था, और इसी अवस्थाओं के आधार पर ही कोलाइड का आगे वर्गीकरण होगा। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, कोलाइड की जो अवस्था है उसके अंदर हम सबसे पहले बात करें, कोलाइड की अवस्था में सबसे पहले हम बात करेंगे, एक होती है परिक्षिप्त प्रावस्था। थोड़ा हिंदी में थोड़ा सा टफ है, परिक्षिप्त प्रावस्था इसे हम कहते हैं। ठीक है, इसे असतत प्रावस्था भी कहा जाता है। डिसकंटिन्यूअस फेज और एक तो कहा जाता है परिक्षिप्त प्रावस्था, डिस्पर्सिव फेज, डीपी, डीपी डिस्पर्सिव फेज, और डिसकंटिन्यूअस फेज भी इसको कहते हैं। ठीक है, और दूसरी होती है परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम, इसे इंग्लिश में, हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं डिस्पर्सिव, डीएम क्या कहते हैं,
डीएम, और ये हमारी एक सतत प्रावस्था है। क्या है? सतत प्रावस्था है। क्या है? सतत प्रावस्था है। देन ये हमारी कोलाइड की अवस्थाएं हो गई दो। अब क्या ये परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है? परिक्षेपण माध्यम क्या है? इतना टफ सवाल नहीं है, टफ, ठीक है। जिनको आप पहले क्या कह रहे थे? विलेय कह रहे थे। क्या कह रहे थे? विलेय। वही जो कम मात्रा में घुलता है, कम मात्रा में होता है, जो घुलता है, वही हमारी होती है परिक्षिप्त प्रावस्था। कोई नया वर्ड नहीं है, नई टर्म्स हैं, सिर्फ नाम बदल दिया, बाकी है क्या? विलेय, ठीक है। और परिक्षेपण माध्यम जो है ये हमारा क्या है? ये हमारा है विलायक। जो ज्यादा मात्रा में होता है, जो घुलने का कार्य करता है, वो क्या है? विलायक है। परिक्षिप्त प्रावस्था दिन परिक्षेपण माध्यम। उसके अंतर्गत आज हम बात करते हैं, हेडिंग डालना कि डीपी व डीएम के आधार पर कोलाइड के प्रकार। देखो अब अलग अलग टाइप पे आएगा। सबसे पहले अपन डीएम के आधार पर कोलाइड का प्रकार पढ़ लेते। तो परिक्षेपण, हेडिंग डाल देना परिक्षेपण, या मेन हेडिंग डालना कोलाइड का वर्गीकरण, कोलाइड का वर्गीकरण, कोलाइड का वर्गीकरण। और उसमें सबसे पहला डालना परिक्षेपण माध्यम के आधार पर, परिक्षेपण माध्यम के आधार पर, परिक्षेपण माध्यम के आधार पर कोलाइड के प्रकार। तो देखो परिक्षेपण माध्यम के आधार पर कि माध्यम मतलब कि घुलने वाला कौन है, या ज्यादा मात्रा में कौन है, या फिर विलायक कौन है, तो उसके आधार पर कोलाइड को चार भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? चार भागों में बांटा, जिसमें सबसे पहला आपका कौन है? सबसे पहला देखो कि सबसे पहला ये लो, सबसे पहला अगर आपका विलायक, मैं तो इसको विलायक ही लिखती हूँ, आप इसको आगे डीएम कर दो, है ना। परिक्षेपण माध्यम के आधार पर अगर आपका माध्यम जल है, क्या है? जल है, तो आप इसे क्या कहें? का अगर माध्यम आपका क्या है? जल है, तो आप इसे क्या कहेंगे? तो अगर माध्यम जल है तो उस कोलाइड के विलयन को हम कहेंगे हाइड्रोसोल। क्या कहेंगे? हाइड्रोसोल। अगर हाइड्रोसोल नहीं आएगा तो क्वेश्चन आएगा एक्वासोल। क्या आएगा? सोल। सोल वर्ड आता है कोलाइड के लिए, सोल, क्योंकि ये कहाँ से आया है? सोल्यूशन से आया है। कोलाइड क्या एक टाइप का सोल्यूशन है, देन सोल्यूशन से ही क्या वर्ड आया? सोल। देन अगर आपका विलायक कौन है? जल है, वाटर है, पानी है, देन आप उसे क्या कहेंगे? हाइड्रोसोल और एक्वासोल बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं जल के बाद अगर हम बात करें तो हम, अगर माध्यम आपका बेंजीन है, कि बेंजीन के अंदर भी चीजें घुली जाती हैं, ये वैसे नॉन पोलर कंपाउंड है, अध्रुवीय विलायक है, तो बेंजीन है तो हम इसे कहेंगे बेंजोसोल। क्या कहेंगे? बेंजोसोल कहेंगे। अगर आपका माध्यम, अगर आपका माध्यम क्या है? अगर आपका माध्यम क्या है? एल्कोहल है। क्या है? एल्कोहल है। तो अगर माध्यम एल्कोहल है तो हम इसे कहते हैं एल्कोसोल। क्या कहते हैं? एल्कोसोल कहते, एल्कोसोल कहते हैं। और अगर आपका माध्यम है हवा, हवा में भी विलयन होता है? होता है भैया, होता है, इसी में पढ़ोगे आप। हवा है तो इसे हम कहेंगे एरोसोल। क्या कहेंगे? एरोसोल कहेंगे, एरोसोल। तो हम कह सकते हैं कि विलायक के आधार पर, देन डीएम के आधार पर कोलाइड को कितने भागों में बांटा गया? चार भागों में बांटा गया। जल, जल, बेंजीन, एल्कोहल एंड हवा। क्लियर? इन आधार पर कोलाइड को चार भागों में बांटा गया है। कल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट में, कोलाइड पार्ट सेकेंड। कोलाइड आपका अभी चलेगा 2-3 दिन, तो इसको हम आराम से इजी थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। तो ये हमारा
नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे कि डीपी और डीएम दोनों के बेसिस पे कोलाइड को कितने भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट उसके बाद जो क्लास आएगी उसमें आता है कि कोलाइड को प्योरीफाई करने के कौन से प्रोसेस है या फिर बनाने की क्या विधियां हैं, इनके बारे में भी हम देखेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट, ताकि आपके पास ये वीडियो सबसे पहले पहुंचे और आप इसे देख पाएं। प्लस पॉइंट, अगर आपको स्कूल्स में कम समझ में आ रहा है देन यहाँ समझ में आ रहा है, अगर आप 11th-12th के स्टूडेंट्स हैं तो फिर आप अपने दोस्तों से भी इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।